विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने व्यंजन और व्यंजन के दो भेद समझाए थे। व्यंजन के और भेद बाकी रह गए थे, उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक अलग आधार अब लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। आप अगर उच्चारण स्थान के बारे में समझते हैं तो आप प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को समझ सकेंगे। प्रयत्न के आधार का मतलब क्या हुआ कि जब वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख के बाहर या अंदर जो प्रयास करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। तो जो प्रयास करते हैं, जो प्रयत्न हम करते हैं, उस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ किया जाएगा। तो चलते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो विभाजन किया जाएगा वह देखिए आप गौर से। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। यहाँ आप देखेंगे कि च वर्ग को हमने छोड़ दिया है। आप कहेंगे सर जी च वर्ग को तो आपने बताया था स्पर्श व्यंजन होते हैं। हाँ होते हैं, उनका एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, वो अलग प्रकार में रखा जाएगा, हम समझते हैं। यहाँ पांचवा अक्षर भी छोड़ दिए हैं और बाकी आप जानते हैं कि पांचवा अक्षर नासिक में आता है, उसमें रखा जाएगा। और ये सब स्पर्श व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा प्रकार स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का क्या मतलब हुआ? अब वही जो छूटा है उसी पर चर्चा करेंगे, च वर्ग की। जब आप क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ये प, फ, ब, भ, म तक, आप जब प, फ, ब, भ तक जब आप उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अधिक संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अर्थात वायु का मार्ग उतनी मजबूती से, प्रबलता से अवरुद्ध नहीं हो रहा है, यानी वायु को प्रवाहित होने में अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन च, छ, ज, झ जब आप कहते हैं, क, ख, ग, घ कहिए, फिर च, छ, ज, झ, तो वायु द्वार अधिक प्रबलता से बंद हो रहा है, वायु को निकलने में अधिक संघर्ष की ज़रूरत पड़ रही है। तो स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज, छ आएंगे। बहुत सामान्य है, आप समझ करके इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात कि स्पर्श तो है ही, संघर्ष इसमें ज़्यादा होता है इनके उच्चारण में। अब तीसरा प्रकार लेते हैं संघर्षी। संघर्षी में किन वर्णों को रखेंगे? संघर्षी में उन वर्णों को रखेंगे जो ऊष्म व्यंजन के रूप में आते थे, यानी जिनके उच्चारण में इतनी रगड़ होती है, वायु को प्रवाहित करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वे संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत माने जाएंगे। तो वे होते हैं स, 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 ह। आशा है बहुत ज़्यादा इन पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते होंगे। फिर दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको हमने बताया था कि, वैसे तो बताया था कि य, र, ल, व को अर्धस्वर भी कहते हैं, माने इनके उच्चारण में वायु मार्ग बहुत अधिक अवरोधित नहीं होता है, स्वरों से कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन यहाँ उस आधार पर विभाजन न हो करके अन्य आधार पे किया जा रहा है, तो य, व को अलग श्रेणी में रखा जाएगा और र, ल को अलग श्रेणी में रखा जाएगा। तो य, व जो होते हैं उनको माना जाता है कि यह संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन है।
यानी इनको उच्चारित करने में संघर्ष नहीं होता है, य व। तो ये दो वर्ण संघर्षहीन सप्रवाह में, देखिए मैं क्रम से लेके चल रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन तो स्पर्श संघर्षी, संघर्षी संघर्षहीन सप्रवाह। अब अगला प्रकार हम नासिक्य व्यंजन के रूप में ले सकते हैं। आपको मालूम है कि वर्गों के पांचवें वर्ण जो होते हैं वो नासिक्य व्यंजन होते हैं, यानी ङ, ञ, अड़ और न और म, ये नासिक्य व्यंजन हुए। अब चौथा प्रकार लेकर के चलते हैं। आप ध्यान देंगे तो इसमें अभी ल छूट रहा है, र छूट रहा है, ये सब छूट रहे हैं। अभी ड़ छूट रहा है। तो ल को वास्तव में पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन का अर्थ समझ लें हम तो बात समझ में आ जाएगी। पार्श्विक व्यंजन का क्या मतलब हुआ? ल एक ऐसा वर्ण है कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो जिह्वा तालु पर या वत्स के पास जा कर के वहाँ संपर्क करती है और वायु जो प्रवाहित होने लगता है तो उसमें हटती नहीं है जिह्वा, बल्कि वायु बगल से निकल जाती है। ल ल आप उच्चारण करके देखिए तो जहाँ जिह्वा संपर्क कर रही है ताल को, उसके बगल से, पास से वायु निकल जाता है। तो पार्श्व का मतलब होता ही है बगल, पास। तो पास से वायु निकल जाती है इनके ल के उच्चारण में, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आता है ल। आशा है बातें आपको समझ में आ रही है। अब अभी र बचा हुआ है, तो र को आप र का उच्चारण करिए तो एक अलग प्रकार का वर्ड आपको दिखेगा। र र र र माने वायु जो है वह कंपित हो रही है मसूड़े के पास। र र इसके बोलने में कंपन हो रहा है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और कहते हैं प्रकंपित। प्रकंप माने तो आप जानते हैं ना, हिलना डुलना, हलचल। तो प्रकंपित व्यंजन इसको, या एक और नाम देते हैं लुंठित। लुंठित व्यंजन, और इसकी इस श्रेणी में आता है र र र। वायु कंपित हो रही है, वहाँ कंपन पैदा हो रहा है मसूड़े के पास। अब चलते हैं अगला, अड़ और ह को लेकर के। इनको आपको मालूम है, कई बार बता चुका हूँ कि इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं अड़ और अढ़। क्यों ये उत्क्षिप्त कहलाते हैं? दरअसल ये उत्धन क्षिप्त से शब्द उत्क्षिप्त बना हुआ है। क्षिप्त का मतलब होता है थ्रोन, फेंका हुआ। उत जो है उपसर्ग है, ये जहाँ लगता है वह उत्कृष्टता एवं ऊंचाई प्रदर्शित करता है। अड़ और ह को बोलने में जिह्वा थोड़ी नुकीला होकर ड और ढ की अपेक्षा ज़्यादा नुकीली होकर के ऊपर की तरफ, समझ लीजिए एक प्रकार से इसे फेंक दी जाती है। अड़ अढ़, इसलिए तेज़ी से फेंक दी जाती है ड ढ की अपेक्षा, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन, या एक और नाम हमने बताया था द्विगुण इनको। तो यहाँ फिलहाल उत्क्षिप्त व्यंजन के ही रूप में मानेंगे। तो उत्क्षिप्त व्यंजन अड़। इस प्रकार प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के यही विभाजन हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम अगला विभाजन लेकर के चलते हैं, अगला प्रकार लेकर के चलते हैं। अब अगला प्रकार प्राणत्व के आधार पर, अब हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझेंगे। प्राणत्व के आधार पर क्या मतलब हुआ? ये जो प्राणवायु है, यानी वायु से हम अर्थ लगाएंगे जिन वर्णों को बोलने में कम समय कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, और जिनको बोलने में अधिक वायु बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाएंगे। बस यही दो विभाजन होता है। अब इनको समझना बहुत आसान है। एक तो हमने बता दिया अल्प प्राण, यानी जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकालना पड़ता है, कम हवा बाहर निकालनी पड़ती है, वे अल्प प्राण हैं। अब अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे और महाप्राण में कौन कौन आएंगे, इसको हम समझते हैं। हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं ताकि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब महाप्राण व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु का निष्कासन होता है, अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है। अल्प प्राण में आते हैं जिसमें कम वायु बाहर निकलती है। तो इस श्रेणी में आएंगे क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म। अब देखिए ये आएंगे, और अब यहाँ जगह कम है तो और य, र, ल, वह भी यहीं लिख देते हैं। अब आप समझिए कि इनको अल्प प्राण क्यों कहा गया। इनको बोलने में कम वायु बाहर निकलती है। क, ग, ङ, च, ज, य, यानी आप समझिए कि वर्णों के पहले, तीसरे और पांचवें, वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन हैं। ट, ड, ड़, त, द, न, और यहाँ ये लव ले लिया हमने। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, और यह लव को। इनको आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे जब आप महाप्राण को समझ जाएंगे। अब महाप्राण यहाँ समझा दे रहा हूँ। महाप्राण व्यंजन कौन है? जिनको उच्चारित करने में अधिक वायु की जरूरत पड़ती है। ये कौन से वर्ण होंगे? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प नहीं सॉरी, फ और भ, और स, ह, तीनों सा ले लेंगे, और ह। इनको उच्चारित करने में अधिक वायु प्रवाहित करनी पड़ती है। अब आप सीधे सीधे एक वाक्य में समझ लीजिए महाप्राण और प्राण में अंतर। इतने लेक्चर के बाद आप अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना जानते हैं? हाँ, जानते हैं। जिन वर्णों को लिख की स्पेलिंग के साथ यच जुड़ा हो, यानी स्पेलिंग में यच हो। अभी स्पेलिंग मतलब समझते हैं ना आप, अंग्रेजी जब बनाते हैं स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में यच अगर आ जाए
आप जान लीजिए वो महाप्राण है, क्योंकि इसको बोलने में अधिक वायु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क में नहीं है, ख के एच, घ जी एच, छ सी एच, झ जे एच, ठ, इस तरह से आप जानते हैं इनका एस एच। यहाँ स के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है, आप ध्यान देंगे इस स के लिए, बाकी सबके लिए है। तो ये महाप्राण हुए, स आप अब लिए रहेंगे दिमाग में, और बाकी जो बसते हैं वो सब अल्प प्राण, इनको बोलने में कम वायु निष्कासित करना पड़ता है। आशा है आप अच्छी तरह समझ गए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला विभाजन चलते हैं बेटा। अगला प्रकार, अगले प्रकार स्वर तंत्रियों के आधार पर होंगे। अब स्वर तंत्रियों के आधार का क्या मतलब हुआ कि जो स्वर तंत्रियाँ हैं वे किस तरह से प्रभावित होती हैं, उस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो यह वर्गीकरण दो प्रकार का है। एक तो है घोष और अघोष। तो पहला हम अघोष ही ले लेते हैं। घोष और अघोष, क्या मतलब हुआ इसका? जिन वर्णों को उच्चारित करने में स्वर तंत्रियाँ झंकृत न हों वे अघोष हैं, और जिनको उच्चारित करने में स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो जाएं वह घोष हैं। अब जैसे आप उच्चारण करिए क, ख, ग, घ, ङ। आप अगर नॉर्मली करें ईमानदारी से तो पाएंगे क, ख, ग, घ, ङ। जैसे ही आप ग, घ, ङ पे जाते हैं तो लगता है कि कंपन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ वो क्या हो जाएंगे? घोष। और क, ख के उच्चारण में कम कंपन होगा तो ये क्या हो जाएंगे? अघोष। तो अघोष में क, ख यानी पहले और दूसरे वर्ण, क, ख और च, छ। इसी तरह आप च, छ का जब उच्चारण करते हैं तो च, छ, ज, ज में लगता है कि जैसे स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा कंपित हो रही हैं। झ, ङ, तो ये च, छ अघोष की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से ट, ठ, त, थ, प, फ और सभी जो होते हैं बेटा ये भी इसी श्रेणी में आएंगे। यानी वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर और स। आप इनका उच्चारण करके अगर समझिए और पढ़िए तो बड़े आसानी से आप समझ लेंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अब चलते हैं घोष व्यंजन। दूसरा प्रकार इसमें लेते हैं घोष। घोष कौन है? घोष वे हैं जिनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्रियाँ कंपित हो जाती हैं। जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़। यानी जो वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर आते हैं, जब आप उच्चारण करके समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त नहीं, द, ध, न, ब, भ, म। और इसी में आते हैं य,
र, ल, व इसी श्रेणी में आते हैं। और जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर वह सब घोष में आते हैं। आप उच्चारण करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अ, आ, ई स्वरों का उच्चारण तो जैसे उन्हीं की तरह या इनसे अधिक सा लगता है कि जैसे स्वरतंत्रियों को कंपित कर रहा है, इसलिए ये घोष व्यंजन में आएंगे। स्पष्ट हुआ। अघोष वे हैं जिनको उच्चारित करने में स्वरतंत्रियाँ कंपित नहीं होती हैं। इसमें पहले और वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर और शाखा सह आएंगे। और घोष में स्वरतंत्रियाँ कंपित होती हैं इनके उच्चारण में, तो इसमें वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण आते हैं। और यर, अलावा और सभी प्रकार के सभी स्वर घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आशा है कि बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।